Point number 5A, that is non-competing fee or the exclusivity receipts. Non-compete fee सैलरी में भी पढ़ा चुका हूं कि नहीं? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर पढ़ा चुका हूं जी. सो अगर आप अपने एम्प्लॉय को नॉन कम्पीट फी दे रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, बट मैंने पहले भी एक जीएसटी में एग्जांपल दी थी कि शहर में लेटे से 2 ही सीए बचे हैं. ठीक है, और दूसरा सीए मेरे को कहता है कि सर 5 करोड़ रुपया देता हूं, आप इस साल प्रैक्टिस मत करना. ठीक है, सो अगर वो मेरे को 5 करोड़ रुपया देते, मैं उसका एम्प्लॉय हूं? जी नहीं, मैं तो अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हूं और वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. अगर वो मेरे को 5 करोड़ रुपया देता है और ये कहता है कि सर आप मेरे साथ कंपीट मत कीजिए, इस बार ये आप काम मत कीजिए, तो वो 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ में कहां पे टैक्सेबल होंगे? पीजीबीपी में. फिर से बोल रहा हूं, नॉन कम्पीट फी मे गो टू द सैलरी हेड ऑल्सो, मे गो टू द पीजीबीपी हेड ऑल्सो. अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो सैलरी हेड में ही जाएगा. अगर आप किसी और पर्सन को दे रहे हैं जिसके साथ आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ना है ना था, इन दैट केस इट विल कम अंडर द पीजीबीपी हेड. सो वो कहता है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एनी अरेंजमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और द प्रोफेशन दैट इज अ नॉन कम्पीटिंग. और दूसरा है एक्सक्लूसिविटी. एक्सक्लूसिविटी होता है कि सर आपको जो भी काम हमने यहाँ पर सिखाया है, जो भी आपको हमारे सीक्रेट्स यहाँ पे पता लगे हैं, वो आप कल किसी और को नहीं बताएंगे. ठीक है, एक होता है नॉन कम्पीट फी, आप खुद ये काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो मैंने कहा कि खुद नहीं करूंगा, मैं कहीं पे और नौकरी कर लेता हूं. ठीक है, उसको बता दूंगा सारा कुछ. ठीक है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे. ठीक है, बट आई कैन टेल ऑल योर सीक्रेट्स कि आप कहां से क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, ये भी नहीं करना. एक नॉन कम्पीट फी कि आप खुद भी नहीं करेंगे और किसी और को शेयर भी नहीं करेंगे. नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और द कॉमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर और द इंफॉर्मेशन और द टेक्निक likely to assist in the manufacture or the processing of the goods or the provision of the service. That is the exclusivity. कि जो भी आपको हमारे बारे में यहां से सीखा है, पता लगा है, वो आप कल किसी और से शेयर नहीं करेंगे. Exceptions. वो कहते हैं कि जी अगर हमने ये कोई हमारे पास राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस है, उसको ट्रांसफर ही कर दिया. ऊपर तो क्या था? एक्सक्लूसिविटी, कि आप किसी से शेयर नहीं करेंगे. बट अगर हमने वो किसी को बेच दिया तो फिर ये तो कैपिटल गेन्स में जाएगा ना, क्योंकि आपने तो अपना एसेट ही बेच दिया. आपके पास कोई कॉपीराइट था, वो अगर आपने बेच ही दिया, इन दैट केस इट विल बी फॉलिंग अंडर द, ये तो फिर कैपिटल रिसीट हो गई. ये तो कैपिटल रिसीट हो गई, तो रेकरिंग नहीं है, ये नॉन रेकरिंग है एंड विल बी टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन्स. नेक्स्ट, ये एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में होता है जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ये जिसके अंदर हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा, तो वो कहते हैं कि जी अगर उसके अंदर आपको कोई कंपनसेशन दी गई है तो वो भी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी. समझा देता हूँ, ये बड़ी एक्सेप्शन अजीब सी वो है. लेट से हमारी फैक्ट्री थी और वो दिन रात चलती थी और धुआं छोड़ती थी. ठीक है जी, और किसी ने उसके टेस्टिंग वगैरह की और वो कहते हैं सर ये एग्जैक्टली वही गैस या सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है. ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले आते हैं जी, हमारी फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं, सील करवा देते हैं. ठीक है, और वो मेरे को कंपनसेशन देते हैं 100 करोड़ की. ये जो कंपनसेशन मेरे को मिली है पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी एज कंपनसेशन. ये टैक्स फ्री रहती है वैसे. ठीक है, इसीलिए हमने यहां से इसे एक्सेप्शन में डाला है, दैट एज अ कंपनसेशन फ्रॉम द मल्टीलेटरल फंड ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. पॉइंट नंबर 7 दोबारा से जी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, अगर एम्प्लॉयर को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर खुद पैसे मिल जाते हैं तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होते हैं. एम्प्लॉय को मिल जाते हैं तो सैलरी में, उसके मरने के बाद उसके घर वालों को मिल जाते हैं तो आईओएस के अंदर. एनी सम रिसीव्ड अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी. ठीक है जी, उस पॉलिसी में जो भी रुपया आपको मिल गया, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. fair market value of the inventory on its conversion of the capital asset. वंडरफुल पॉइंट, बहुत डिटेल में कवर अप होगा कैपिटल गेन्स में, लेकिन यहां पर भी आपको समझा देता.
लेट से हमारा कार्स का शोरूम है, ठीक है, और ऑनर को लगता है कि जी मेरे पास 7 गाड़ियां हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है, 2 गाड़ियां और चाहिए घर पे। तो वो कहता है कि जी ठीक है, तो वो कहता है कि जी गोडाउन में या हमारे शोरूम के अंदर 100-150 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसमें से उसने 2 गाड़ियां घर पे मंगवा दी, ठीक है, और वो कहता है कि जी इनको अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस इट इज़ व्हाट, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द इन्वेंट्री टू कैपिटल एसेट। तो ये जो 2 गाड़ियां थी ये अभी तक कहाँ पर आ रही थी, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 150 गाड़ियों के अंदर, लेकिन अब ये कहाँ पर आएगी, फिक्स एसेट्स के अंदर, क्योंकि अब आपने इसे कैपिटल एसेट बना लिया। अब आप इसे बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, अब आप इसे यूज करेंगे 2, 4, 5 साल जितना भी आपका मन करेगा, 5 साल के बाद आप इसको बेच देंगे और उस पर अब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। तो मैंने कहा कि सर जब हम इसे क्लोजिंग स्टॉक से कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऊपर फिक्स एसेट्स के अंदर, तो फिर एंट्री कितने पर होगी, तो वो कहते हैं कि जी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू पे। लेटेस्ट से आपकी वो गाड़ी 8 लाख रुपए की आपको मिली थी, मार्केट में वो 10 लाख की बिकते, तो आप ये माने कि ये जो 2 गाड़ियां हैं वो आपको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी 10 लाख पे, और इसके 2 लाख के ऊपर आपको पीजीबीपी के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आता है आपको? तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया जी उन्होंने, द फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। दोबारा से बोल रहा हूँ जी, फिर से बोल रहा हूँ, मेरी वो गाड़ी मेरे को 8 लाख की पड़ती थी जब मैं खरीदता था, और आगे मैं मार्केट में 10 लाख की बेचता था। अब वो 2 गाड़ियां मैंने बेचनी ही नहीं, मैंने तो उसे अपनी कंजम्पशन के लिए घर पे मंगवा ली, ठीक है। मैं थोड़ी सी गलत एग्जांपल दे दी घर वाली, घर तो पर्सनल एसेट हो गया ना, ऑफिस स्टाफ के लिए, ठीक है। आपने कहा हमारे मैनेजर को कभी बैंक बुक जाना होता है, ठीक है, सो इन दैट केस ये अब हम ऑफिस के लिए यूज करेंगे, तो स्टाफ इनको यूज करेगा। सो इन दैट केस इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। तो अब इसे क्लोजिंग स्टॉक से आपने ऊपर फिक्स एसेट में लेकर जाना है, तो आप जो उसकी एंट्री करेंगे वो आप फेयर मार्केट वैल्यू पे करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे 8-8 लाख की 2 गाड़ियां, आप बोलेंगे 10-10 लाख की 2 गाड़ियां। बट आप कहेंगे सर हमने खरीदी तो 8 लाख की थी और आपने ट्रांसफर किया 10 लाख पे, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। जो 2 लाख का प्रॉफिट आया है उसके ऊपर आपको पीजीबीपी के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन भी फिर आप 10 लाख पे ले सकते हैं। सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35AD पेंडिंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 पेंडिंग है जी। 35AD के बाद आप खुद ही पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।